हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां गलती दबी होती है, लेकिन अगर वो गलती सांस लेने लगे तो क्या होगा। गांव में रात हमेशा अचानक उतरती थी, जैसे दिन और अंधेरे के बीच कोई समझौता ही ना हो। सूरज ढलते ही हवा में ठंड घुल जाती थी और चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती थी, जिसमें हर छोटी आवाज भी जरूरत से ज्यादा तेज लगती थी। दिसंबर की उस रात मीरा अपनी शॉल कसकर लपेटे कच्ची सड़क पर चल रही थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में एक अनजानी घबराहट थी, जैसे वो किसी ऐसी जगह से गुजर रही हो जहां रुकना ठीक नहीं। उसके पीछे उसका बेटा आरव था, चुपचाप बिना सवाल किए, लेकिन उसकी चाल में भी वही झिझक थी जो मीरा के भीतर पल रही थी। ये गांव का वो हिस्सा था जहां अब कोई नहीं आता था। न बच्चे खेलते थे, न बुजुर्ग बैठकर हुक्का पीते थे। यहाँ सिर्फ एक पुरानी संरचना थी जो समय के साथ नहीं बदली थी। वो कुआं, कभी यही कुआं गांव की जिंदगी हुआ करता था। सुबह से शाम तक औरतों की हंसी, घड़ों की आवाज और पानी खींचने की चरमराहट गूंजती रहती थी। लेकिन अब वहां सिर्फ पत्थर की मोटी स्लैब थी जो ऊपर से रख दी गई थी, जैसे किसी गलती को ढक देने की कोशिश की गई हो। मीरा की नजर बार बार उसी स्लैब पर जा रही थी। दिखने में सब सामान्य था, लेकिन उसके दिल की धड़कन ऐसा मानने को तैयार नहीं थी। तभी आरव की हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंची। उसने मां कहा, लेकिन उस एक शब्द में सवाल भी था और डर भी। मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस कदम तेज कर दिए, जैसे जल्दी निकल जाना ही इस बेचैनी का हल हो। फिर वो आवाज आई, पहले इतनी धीमी कि दिमाग उसे अनदेखा कर दे, लेकिन अगले ही पल वो साफ हो गई। ये रोने की आवाज थी, मगर किसी आम बच्चे की नहीं। इसमें थकान थी, टूटी हुई सांसें थीं और ऐसा दर्द था जो शब्दों से बाहर आना चाहता हो, लेकिन आ नहीं पा रहा हो। मीरा के पैर वहीं जम गए। उसके शरीर में एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने बहुत पुराने जख्म को अचानक छू लिया हो। आरव ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से ठंडी थीं। मीरा जानती थी कि ये वही आवाज है जिसे उसने 20 साल पहले सुना था। तब वो खुद बच्ची थी और उसकी माँ ने ठीक इसी जगह उसका हाथ पकड़ा था। उस रात भी ठंड ऐसी ही थी और रास्ता भी यही था। उसकी माँ ने बिना रुके कहा था कि पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। मीरा ने उस रात आज्ञा मानी थी, लेकिन आज हालात अलग थे। आज उसके पीछे उसका बच्चा खड़ा था। रोने की आवाज फिर गूंजी और इस बार उसमें कुछ बदला हुआ था, जैसे कोई नाम लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्द अधूरे रह जा रहे हों। मीरा की सांस तेज हो गई। उसके मन में भागने का ख्याल आया, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कुएं के आसपास की मिट्टी गीली लग रही थी, जबकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। पत्थरों पर हल्की चमक थी, मानो नीचे से नमी रिस रही हो। आरव की नजर स्लैब पर टिक गई और उसने धीमी आवाज में पूछा कि ये गीली क्यों है। मीरा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद जवाब पता था। हर साल इसी वक्त, नए साल से ठीक पहले यही होता था। गांव में एक कहानी थी जिसे लोग कहानी कहकर टाल देते थे, लेकिन असल में वो एक दबा हुआ सच था। कई साल पहले इसी कुएं में एक बच्चा गिर गया था। रात का वक्त था, कोई आसपास नहीं था, और जब सुबह तक खबर फैली तब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने पहले शोर मचाया, फिर डर गए और फिर चुप हो गए। कुएं को बंद कर दिया गया और सब ने मान लिया कि अब सब ठीक है। लेकिन कुछ बातें बंद करने से खत्म नहीं होती। रोने की आवाज अचानक तेज हो गई, और अब वो सिर्फ आवाज नहीं रही, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मीरा की सांस तेज हो गई। उसके मन में भागने का ख्याल आया, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे, जैसे हवा खुद उस दर्द को ढो रही हो। आरव का शरीर हल्का सा आगे झुक गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। मीरा ने उसका नाम लेकर पुकारा और पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचा, लेकिन उस खिंचाव के खिलाफ कोई और शक्ति भी काम कर रही थी। आरव की आंखें कुएं की तरफ थीं और उनमें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। उसने सपाट आवाज में कहा कि अंदर कोई है।
ये सुनते ही मीरा का दिल बैठ सा गया। उसने कहा कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन उसके अपने शब्द उसे झूठे लगे। हवा अचानक और ठंडी हो गई, सांस से भाप निकलने लगी और कुएं की स्लैब के नीचे से हल्की ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मीरा को लगा कि उसके कानों में कुछ गूंज रहा है। वो आवाज़ बाहर नहीं थी, वो उसके भीतर थी और बार बार एक ही सवाल कर रही थी, सुना क्यों नहीं। आरव का हाथ उसके हाथ से छूट गया और वो एक कदम आगे बढ़ गया, बस एक कदम। मीरा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक कुआं पहले से कहीं ज्यादा पास लगने लगा था, जैसे दूरी अचानक कम हो गई हो। उस पल मीरा को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक इंतजार है जो सालों से किसी के आने की राह देख रहा है। मीरा के लिए वो एक कदम किसी खाई से कम नहीं था। आरव का हाथ उसके हाथ से छूटते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से हवा खींच ली हो। वो आगे बढ़ी उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उसी पल कुएं के आसपास की हवा अजीब तरह से भारी हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय धीमा पड़ गया हो और हर हरकत को पूरा होने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग रहा हो। आरव की पीठ उसकी तरफ थी और उसका पूरा ध्यान कुएं पर था, मानो वो किसी आवाज़ को देख रहा हो, सुन नहीं रहा हो। मीरा ने अपने भीतर से उठती घबराहट को दबाने की कोशिश की और खुद को संभालते हुए एक कदम आगे बढ़ाई। उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वो अभी भी पीछे हटी तो शायद ये पल हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। कुआं अब उसे सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी ऐसी जगह जैसा महसूस हो रहा था जहां यादें जमा हो गई हों और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हों। आरव ने अचानक धीमी आवाज में कहा कि उसे अंदर से पानी की आवाज नहीं, बल्कि सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही है। ये सुनते ही मीरा की आंखों के सामने 20 साल पुरानी तस्वीरें घूम गईं। वो खुद छोटी थी, गांव के वही चेहरे, वही डर और वही अफवाहें। उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा था कि कुएं से अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन गांव ने उन बातों को जल्दी ही दबा दिया था, क्योंकि सच मान लेने का मतलब था अपनी गलती स्वीकार करना। मीरा को याद आया कि उस हादसे के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बच्चे कुएं के पास खेलना छोड़ चुके थे और बड़े लोग उस रास्ते से गुजरते वक्त बातचीत बंद कर देते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी ने उस बच्चे का नाम जोर से नहीं लिया, जैसे नाम लेने से ही कुछ टूट जाएगा। मीरा को तब ये सब समझ नहीं आया था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि डर ने पूरे गांव को एक साथ चुप करा दिया था। उसने हिम्मत करके आरव को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन आरव का शरीर ढीला था, मानो वो खुद से ज्यादा किसी और की मर्जी से खड़ा हो। उसकी आंखें अब भी कुएं पर जमी थीं और चेहरे पर अजीब सी शांति थी जो डर से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। मीरा ने उसका नाम फिर पुकारा, इस बार धीमी आवाज में, जैसे ऊंचा बोलने से कुछ और जाग जाएगा। उसी वक्त कुएं की स्लैब के नीचे से फिर वही ठक ठक की आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें जल्दी थी, जैसे कोई धैर्य खो रहा हो। मीरा के मन में एक ख्याल कौन था कि ये आवाज किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बुलाने के लिए है, और ये बुलावा हर किसी के लिए नहीं था। मीरा को याद आया कि गांव में कहा जाता था कि कुछ आत्माएं सिर्फ उन्हीं को दिखती या सुनाई देती हैं जिनके भीतर कोई अधूरापन हो। वो सोचने लगी कि क्या उसके भीतर का दर्द, उसका खोया हुआ जीवन, उसकी मजबूरी से गांव लौटना, सब कुछ मिलकर उसे इस जगह तक खींच लाया है, और क्या आरव भी बिना जाने उसी अधूरेपन का हिस्सा बन रहा है। हवा अचानक थम गई और चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल गई, इतनी गहरी कि मीरा को अपनी धड़कन साफ सुनाई देने लगी। कुएं के आसपास की गीली मिट्टी अब पहले से ज्यादा गहरी लग रही थी, मानो नीचे कुछ हलचल कर रहा हो। आरव ने धीरे से कहा कि उसे लग रहा है जैसे कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा है और अब उसे गुस्सा आने लगा है। मीरा ने अपने दिमाग में उस बच्चे की छवि बनाने की कोशिश की जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन जिसकी मौजूदगी उसने पूरी जिंदगी महसूस की थी।
उसे याद आया कि हादसे के बाद गांव में एक और बात दबा दी गई थी। उस रात कुएं के पास सिर्फ वही बच्चा नहीं था, कुछ लोग वहां से गुजरे थे। उन्होंने आवाज सुनी थी, लेकिन रुकने के बजाय आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे रुके तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सोचते ही मीरा के भीतर अपराध बोध की लहर दौड़ गई। वो खुद उन लोगों में से एक नहीं थी, लेकिन उसी चुप्पी का हिस्सा थी जो गांव पर सालों से छाई हुई थी। शायद यही वजह थी कि आवाज अब भी लौट लौट कर आती थी, क्योंकि किसी ने उसे सच में नहीं सुना था। आरव ने अचानक सिर घुमाया और मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखी। उसने कहा कि अंदर से कोई कह रहा है कि अब देर हो रही है। मीरा ने उसे अपनी ओर खींच लिया और पूरी ताकत से सीने से लगा लिया। उस पल उसे लगा कि अगर उसने उसे छोड़ा तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे वो कभी ठीक नहीं कर पाएगी। मीरा ने कांपती आवाज में कहा कि जो भी है वो अब यहाँ से चला जाए। लेकिन शब्द निकलते ही उसे एहसास हुआ कि ये कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक विनती थी। उसी पल उसे समझ आया कि ये सब रोकने के लिए डर या आदेश नहीं, बल्कि कुछ और चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उस बच्चे के बारे में सोचा। सिर्फ डर के रूप में नहीं, बल्कि एक खोई हुई जिंदगी के रूप में। उसने मन ही मन कहा कि अगर उसने उस रात किसी की आवाज़ सुनी थी और अनसुना किया था, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। ये कहना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसके सीने का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। हवा फिर चलने लगी, लेकिन अब उसमें वो ठंड नहीं थी। कुएं की स्लैब के नीचे से आवाज़ धीमी पड़ने लगी, जैसे किसी ने सुन लिया हो। आरव की पकड़ ढीली हुई और उसके शरीर में धीरे धीरे जान लौटने लगी। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई लंबा सपना टूट रहा हो। मीरा ने महसूस किया कि ये अंत नहीं है, ये बस शुरुआत है उस सच की जिसे गांव ने सालों पहले दबा दिया था। अगर ये सब यहीं छोड़ दिया गया तो आवाज़ फिर लौटेगी, शायद किसी और रूप में, किसी और को बुलाने के लिए। उस रात मीरा ने तय कर लिया कि वो अब चुप नहीं रहेगी। चाहे गांव कुछ भी कहे, वो उस बच्चे के लिए वो आवाज़ बनेगी जो कभी सुनी नहीं गई थी। क्योंकि कुछ जगहें तब तक शांत नहीं होती जब तक उनका सच सामने ना आ जाए। उस रात के बाद मीरा को नींद नहीं आई। आरव गहरी नींद में था, लेकिन उसकी सांसों में अब भी वही बेचैनी थी जो कुएं के पास महसूस हुई थी। मीरा उसे देखते हुए बार बार यही सोच रही थी कि अगर वो थोड़ी देर और वहां रुक जाती तो शायद सब कुछ बदल जाता। गांव की दीवारें जो उसे पहले साधारण लगती थीं, अब उसे किसी पुराने राज को छिपाने वाली लग रही थीं। हर दरवाजा जैसे कुछ जानता था, लेकिन बोलना नहीं चाहता था। सुबह होते ही मीरा गांव के पुराने हिस्से की ओर निकल पड़ी। ये वही इलाका था जहां अब ज्यादातर घर बंद पड़े थे और जिनमें रहने वाले या तो मर चुके थे या शहरों में जा बसे थे। उसे पता था कि सच उसे कागजों में नहीं मिलेगा, बल्कि उन लोगों की यादों में मिलेगा जिन्होंने उस वक्त सब देखा था और फिर चुप रह गए थे। पहला घर चौधरी रामलाल का था। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, लेकिन आंखें अब भी तेज थीं। मीरा को देखते ही वो समझ गया कि वो क्यों आई है। उसने बिना पूछे कहा कि कुछ बातें सोई हुए ही अच्छी लगती हैं। मीरा ने पहली बार किसी से सीधे कहा कि अगर वे बातें फिर जाग गईं तो अगला शिकार कोई और होगा। रामलाल की आंखों में डर उतर आया। ये वही डर था जिसे मीरा ने 20 साल पहले पूरे गांव में देखा था। धीरे धीरे बातें खुलने लगीं। उस रात कुएं के पास सिर्फ वो बच्चा नहीं था, गांव के कुछ लोग वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी थी, लेकिन किसी ने रुकने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि अगर वे कुएं के पास गए तो कोई उन्हें दोषी ठहरा देगा या वे खुद किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक आदमी ने तो यहां तक कहा था कि अगर ये बात बाहर निकली तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। मीरा के लिए ये सुनना आसान नहीं था। वो जानती थी कि डर इंसान से बहुत कुछ करवा सकता है, लेकिन ये जानकर उसका मन कांप उठा कि किसी बच्चे की जान गांव की इज्जत से कम समझी गई थी। रामलाल ने बताया कि सुबह जब बच्चे को कुएं से निकाला गया, तब भी कुछ लोग चाहते थे कि बात को दबा दिया जाए।
उन्होंने कहा था कि अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन बदनामी से बच सकते हैं। मीरा को अब समझ आ रहा था कि कुआं क्यों सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक बोझ था। वो बोझ जिसे गांव ने मिलकर उठाया था और फिर सालों तक ढोता रहा था। उसने महसूस किया कि उस बच्चे की आवाज सिर्फ दर्द नहीं थी, बल्कि सवाल थी। सवाल ये कि जब वो जिंदा था तब किसी ने क्यों नहीं सुना। गांव के एक और बुजुर्ग ने उसे बताया कि हादसे के बाद एक पुजारी को बुलाया गया था, लेकिन पूजा पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही उसने बच्चे का नाम लिया, कुछ लोगों ने उसे रोक दिया था। उनका मानना था कि नाम लेने से आत्मा और बंध जाएगी। मीरा को यह सुनकर समझ आया कि असल में गांव डर रहा था, आत्मा से नहीं बल्कि अपनी गलती से। दिन ढलते ढलते मीरा के भीतर एक फैसला मजबूत हो गया। अगर सच सामने नहीं आया तो ये कुआं कभी शांत नहीं होगा। लेकिन सच सामने लाने का मतलब था गांव के उन चेहरों को बेनकाब करना जो आज भी सम्मान के साथ जी रहे थे। यह आसान नहीं था, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता भी नहीं था। शाम को जब वो घर लौटी, आरव उसे देखकर दौड़कर आया। उसने पूछा कि क्या कुआं फिर से आवाज करेगा। मीरा ने उसे सीने से लगाकर कहा कि अगर वे सही काम करेंगे तो शायद नहीं। ये कहते हुए भी वो खुद आश्वस्त नहीं थी। उसने देखा कि आरव पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया था। छोटी छोटी आवाजों पर चौंक जाना, अचानक खामोश हो जाना, ये सब उस रात का असर था। रात को मीरा फिर कुएं के पास गई, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके साथ रामलाल और 2-3 और बुजुर्ग थे, जिनकी आंखों में डर के साथ साथ पछतावा भी था। उन्होंने तय किया था कि जो हुआ उसे स्वीकार करना होगा। कुएं के पास खड़े होकर मीरा ने पहली बार जोर से उस बच्चे का नाम लिया। नाम लेते ही हवा में एक अजीब कंपन फैल गया, जैसे किसी ने बहुत देर बाद अपनी पहचान सुनी हो। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत रहा। फिर हल्की सी आवाज आई, लेकिन इस बार वो रोना नहीं था, वो किसी थकी हुई सांस जैसा था। मीरा को लगा कि ये आवाज दर्द से ज्यादा थकान की है, जैसे कोई बहुत लंबे इंतजार के बाद बैठ गया हो। बुजुर्गों में से एक की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि अगर वे उस रात रुक गए होते तो शायद सब कुछ अलग होता। मीरा ने महसूस किया कि ये स्वीकारोक्ति ही वो चीज थी जिसकी कमी ने इस जगह को बांध रखा था। लेकिन उसी पल उसे ये भी एहसास हुआ कि ये सब यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि गांव के कुछ लोग अब भी चुप थे। वो लोग जिन्होंने उस रात जानबूझकर अनसुना किया था और जो आज भी सच से भाग रहे थे। जब तक वे सामने नहीं आएंगे, ये कुआं पूरी तरह शांत नहीं होगा। मीरा ने उस रात घर लौटते वक्त महसूस किया कि हवा थोड़ी हल्की है, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं, जैसे कोई दरवाजा खुला है लेकिन बंद अभी भी आधा है। उसने तय किया कि अगला कदम और मुश्किल होगा, लेकिन जरूरी भी। उसे गांव के हर उस इंसान को सामने लाना होगा जिसने उस रात अपनी आंखें और कान बंद किए थे, क्योंकि कुछ जगहें तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उनका पूरा सच स्वीकार न कर लिया जाए। और ये कुआं जो सालों से सांस ले रहा था, अब शायद आखिरी फैसला सुनाने की तैयारी कर रहा था। गांव में सच कभी शोर मचाकर नहीं फैलता, वो धीरे धीरे घरों की दीवारों में रिसता है, लोगों की नजरों में उतरता है और फिर अचानक हर किसी को घेर लेता है। मीरा को ये बात अगले ही दिन समझ आ गई, जब उसने महसूस किया कि लोग उससे नजरें चुराने लगे हैं। कल तक जो लोग सामान्य तरीके से बात करते थे, आज उनके शब्द तौले हुए थे और मुस्कान में बनावट थी। ये बदलाव अचानक नहीं था, ये डर का स्वाभाविक रूप था जो तब सामने आता है जब दबा हुआ सच हिलने लगता है। मीरा ने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगी। उसने गांव की पंचायत में बात रखने की बात कही। ये सुनते ही कुछ लोग भड़क गए। उनका कहना था कि पुराने जख्म को रेदने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि गांव की शांति ही भंग होगी। मीरा ने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि ये शांति नहीं बल्कि डर है, और डर पे टिकी कोई भी शांति अस्थायी होती है। उसके शब्दों में आरोप नहीं था, बस थकान थी, लेकिन वही थकान कई लोगों को असहज कर गई। उसी शाम कुएं के पास फिर से हलचल महसूस हुई।
इस बार रोने की आवाज नहीं आई, लेकिन पानी के भीतर किसी चीज के हिलने की अनुभूति साफ थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर करवट बदल रहा हो। गांव के कुछ लड़कों ने दावा किया कि उन्होंने रात में स्लैब के आसपास गीले पैरों के निशान देखे थे, जो कुएं से बाहर की ओर जाते थे और फिर अचानक मिट जाते थे। ये बात आग की तरह फैली और जो लोग अब तक इसे मीरा का वहम कह रहे थे, उनके चेहरों पर भी डर उतरने लगा। आरब अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो चुपचाप बैठा रहता और कभी-कभी अचानक पूछता कि अगर कोई बहुत देर तक इंतजार करे तो क्या वो बदल जाता है। मीरा को समझ आ गया कि कुएं की छाया सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं थी, वो उसके बेटे के भीतर भी कहीं गहरी बैठ गई थी। उसने आरफ को समझाने की कोशिश की कि डर को नाम देने से वो छोटा हो जाता है, लेकिन वो खुद जानती थी कि कुछ डर नाम लेने से और भी बड़े हो जाते हैं। पंचायत की बैठक हुई, लेकिन वहां सच से ज्यादा बचाव की बातें थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर बात बाहर गई तो गांव की बदनामी होगी, जमीन के दाम गिरेंगे और लोग आने से डरेंगे। मीरा ने पहली बार सवाल किया कि अगर गांव की इज्जत एक बच्चे की जान से बड़ी है तो फिर ये इज्जत किस काम की। ये सवाल किसी जवाब के लिए नहीं था, लेकिन इसने कई लोगों को आईना दिखा दिया। उसी बैठक में एक नाम पहली बार खुलकर सामने आया, वो आदमी जो उस रात कुएं के पास सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन डर के मारे वापस चला गया था। अब वो शहर में रहता था, लेकिन गांव में उसकी बात आज भी मानी जाती थी। उसका नाम लेते ही माहौल बदल गया। कुछ लोगों ने चुप्पी साध ली और कुछ ने मीरा पर इल्जाम लगाया कि वो बेवजह लोगों को बदनाम कर रही है। मीरा ने महसूस किया कि ये वही मोड़ है जहां से सच या तो पूरी तरह बाहर आएगा या फिर हमेशा के लिए और गहराई में दब जाएगा। उस रात कुआं फिर जागा। इस बार आवाज साफ नहीं थी, लेकिन वातावरण में एक भारीपन था, जैसे कोई गुस्सा धीरे धीरे जमा हो रहा हो। हवा में नमी बढ़ गई और कुएं के आसपास की मिट्टी फिर से गीली हो गई। मीरा को लगा कि ये चेतावनी है, जैसे कोई कह रहा हो कि समय खत्म हो रहा है। रामलाल ने मीरा से कहा कि गांव के कुछ लोग अब भी सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है और अगर दबाव बढ़ा तो वे उसे चुप कराने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये सुनकर मीरा डरी नहीं, बल्कि और शांत हो गई। उसे लगा कि डर का ये आखिरी रूप है जो सच को रोकने से पहले दिखाई देता है। मीरा ने तय किया कि वो उस आदमी से मिलेगी जिसका नाम पंचायत में लिया गया था। शहर जाकर उससे बात करना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। उसने आरव को साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके बेटे के भविष्य की भी है। शहर की रोशनी गांव से बिल्कुल अलग थी, लेकिन वहां भी मीरा को सुकून नहीं मिला। उस आदमी के घर के बाहर खड़े होकर उसे वही बेचैनी महसूस हुई जो कुएं के पास होती थी। जैसे सच जगह बदल सकता है, लेकिन उसका असर नहीं। जब वो आदमी सामने आया तो उसकी आंखों में अपराध बोध साफ दिख रहा था, लेकिन उसके शब्द अब भी बचाव में थे। उसने कहा कि उस वक्त वो डर गया था और उसे लगा था कि कोई और मदद कर देगा। मीरा ने उससे पूछा कि अगर हर कोई यही सोच ले तो फिर कौन रुकता है। ये सवाल सुनकर वो आदमी टूटने लगा। उसने माना कि उसने आवाज सुनी थी और जानबूझकर अनसुना किया था। ये स्वीकारोक्ति किसी माफी से बड़ी थी, लेकिन मीरा जानती थी कि ये अभी काफी नहीं है। जब वे वापस गांव लौटे तो कुएं के पास जमा लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे सबको पता हो कि आज कुछ बदलने वाला है। हवा में अजीब सी खामोशी थी और आरव ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। कुएं के भीतर से पहली बार एक साफ सी आवाज आई, लेकिन उसमें रोना नहीं था। उसमें सवाल था जो अब हर किसी को सुनाई दे रहा था। मीरा को एहसास हुआ कि कुआं अब सिर्फ किसी एक को नहीं, पूरे गांव को बुला रहा है। यह आखिरी मौका था। या तो सब सच स्वीकार करेंगे या ये जगह कभी शांत नहीं होगी। उस पल मीरा ने महसूस किया कि डर और सच के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। उस रात गांव में कोई दीपक नहीं जला था। ये कोई तय किया हुआ फैसला नहीं था,
बस ऐसा हुआ कि लोगों के हाथ अपने आप रुक गए, जैसे हर किसी को भीतर ही भीतर ये एहसास हो गया हो कि आज रोशनी बाहर नहीं, अंदर चाहिए। कुएं के आसपास लोग जमा थे, लेकिन भीड़ जैसी कोई हलचल नहीं थी। सब खामोश खड़े थे, मानो किसी अदालत में फैसला सुनाए जाने से पहले का पल हो। हवा में न ठंड ज्यादा थी न गर्मी, बस एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे समय खुद सांस रोककर खड़ा हो। मीरा सबसे आगे थी। उसके पास आरव खड़ा था, उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए। आज आरव की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक थकी हुई समझ थी जो उम्र से पहले आ जाती है। गांव के बुजुर्ग, पंचायत के लोग और वो चेहरे भी वहां थे जो अब तक छाया में रहना चाहते थे। वो आदमी भी खड़ा था जिसने शहर में सच कबूल किया था। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिख रहा था, लेकिन साथ ही राहत भी, जैसे कोई भारी बोझ उतरने वाला हो। मीरा ने आगे बढ़कर कुएं की स्लैब के पास खड़े होकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी साफ थी कि हर शब्द हवा में टिक गया। उसने उस रात का पूरा सच दोहराया, बिना किसी को सीधे दोषी ठहराए, लेकिन बिना कुछ छुपाए भी नहीं। उसने कहा कि उस बच्चे की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि बहुत से फैसलों का नतीजा थी। फैसले जो डर से लिए गए थे, सुविधा से लिए गए थे, और जिनमें इंसानियत पीछे छूट गई थी। जब उसने उस बच्चे का नाम लिया तो पहली बार किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। नाम हवा में फैल गया, और उसी पल कुएं के भीतर से हल्की सी आवाज आई। ये रोना नहीं था, ये कराह भी नहीं थी। ये वैसी आवाज थी जैसी कोई बहुत थका हुआ इंसान गहरी सांस लेते वक्त निकालता है, जैसे उसने आखिरकार मान लिया हो कि उसे सुना जा रहा है। मीरा ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा कि अब और इंतजार नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि अगर उस बच्चे को इंसाफ चाहिए तो वो सिर्फ किसी एक से नहीं, पूरे गांव से चाहिए। उसने सबको आगे आने के लिए कहा, उन लोगों को भी जिन्होंने उस रात आवाज सुनी थी और आगे बढ़ गए थे, और उन लोगों को भी जिन्होंने सुबह सच जानते हुए उसे दबा दिया था। पहले कुछ पल कोई नहीं हिला, फिर एक बुजुर्ग आगे आए। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि वे डर गए थे और उन्होंने अपनी चुप्पी को समझदारी समझ लिया था। फिर एक और आदमी बोला, फिर एक और। हर स्वीकारोक्ति के साथ हवा थोड़ी हल्की होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के भीतर जमा कोई बोझ धीरे धीरे कम हो रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सब बोल चुके, तब भी कुआं पूरी तरह शांत नहीं हुआ। पानी के भीतर अब भी हलचल थी, जैसे कुछ अधूरा हो। मीरा को समझ आ गया कि स्वीकारोक्ति जरूरी थी, लेकिन शायद पर्याप्त नहीं। उसने आगे बढ़कर कुएं की स्लैब पर हाथ रखा। पत्थर अब गीला नहीं था, लेकिन ठंडा जरूर था, जैसे किसी ने बहुत देर तक उसे थामे रखा हो। मीरा ने कहा कि उस बच्चे को सिर्फ माफी नहीं, याद भी चाहिए। भूल जाना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन वही सबसे क्रूर भी। उसने प्रस्ताव रखा कि कुएं को सिर्फ बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि वहां एक निशान बनाया जाएगा, एक ऐसा स्थान जहां हर साल उस बच्चे का नाम लिया जाएगा, ताकि ये गांव फिर कभी अपनी चुप्पी को सही न ठहरा सके। उस पल आरव ने धीरे से मीरा का हाथ छोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने कुएं की तरफ देखकर कहा कि अब आवाज दूर जा रही है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर न डर था न उत्साह, बस एक शांत विश्वास था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने महसूस किया कि जो बोझ आरव पर आ गया था वो अब उतर रहा था। अचानक कुएं के भीतर से पानी के हिलने की आवाज तेज हुई और फिर एक गहरी खामोशी छा गई। ये खामोशी डरावनी नहीं थी, ये वैसी थी जैसी किसी लंबे रोने के बाद आती है। हवा चली, लेकिन इस बार उसमें ठंड नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे से हाथ हटा लिया हो। उस रात के बाद गांव में बहुत कुछ बदला। कुएं के पास एक छोटा सा पत्थर लगाया गया, जिस पर उस बच्चे का नाम लिखा गया। कोई बड़ी मूर्ति नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सादा निशान जो याद दिलाता रहे कि अनसुनी आवाजें लौटती हैं।
गांव के बच्चे अब उस जगह से डर कर नहीं भागते थे, बल्कि रुककर पूछते थे कि ये नाम किसका है, और बड़े लोग पहली बार पूरा सच बताते थे। आरव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसकी नींद अब शांत थी और वो अचानक चौंक कर नहीं उठता था। मीरा ने महसूस किया कि उसने सिर्फ अपने बेटे को नहीं, बल्कि खुद को भी किसी पुराने डर से मुक्त कर लिया था। उसे अब भी पता था कि कुछ यादें कभी पूरी तरह नहीं मिटती, लेकिन वे अब पीछा भी नहीं करती। नए साल की रात आई। गांव में रोशनी थी, पटाखों की आवाज थी, लेकिन कुएं के पास कोई रोना नहीं था। मीरा ने दूर से उस जगह को देखा और पहली बार उसके भीतर सुकून उतरा। उसे समझ आ गया कि कुछ जगहें तब तक भूतिया लगती हैं जब तक उनमें सच कैद रहता है। जैसे ही सच बाहर आता है, वो बस जगह रह जाती हैं। कुआं अब सांस नहीं लेता था, वो चुप था, और उस चुप्पी में डर नहीं, बल्कि एक स्वीकार था। एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक सबक जो गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए घुल चुका था।